नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉल नाउ। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। दुनिया भर की बड़ी खबरों के साथ ट्रंप के 2 दिन वाले अल्टीमेटम के बारे में आपको बताएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ईरान को 2 से 3 दिन का नया अल्टीमेटम दे दिया गया है। तो क्या वाकई अंतिम तबाही के संकेत हैं या फिर एक और गीदड़ भभकी? जो अमेरिका 40 दिन की सीधी जंग और 42 दिन के सीजफायर में ईरान का कुछ बिगाड़ नहीं पाया, जिसने अपने 42 विध्वंसक फाइटर जेट्स गंवा दिए, क्या 48 घंटे में ईरान झुक जाएगा? क्या ट्रंप धमकी दे रहे हैं या दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं? ट्रंप का एक पुराना स्टाइल रहा है, ईरान पर दबाव बनाकर उसे बातचीत की मेज तक लाया जाए ताकि अपनी घरेलू राजनीति में ताकतवर वाली साख वो बचा सकें। लेकिन दुनिया जानती है और इस बात को दुनिया देख भी चुकी है कि ईरान अभी तक झुकने को तैयार नहीं है। पुतिन की खुफिया मदद, मजबूत एयर डिफेंस के दम पर ईरान अमेरिकी हमलों के पैटर्न को समझ चुका है और उसने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर पहरा बढ़ा दिया है और फाइबर ऑप्टिक केबल्स पर परमिट सिस्टम लगाने की धमकी दे दी है। उधर सऊदी अरब और यूएई जैसे खाड़ी देश युद्ध के डर से 2 नावों पर सवार हैं, जिससे महाशक्ति अमेरिका इस मोर्चे पर अलग थलग पड़ गया है। साफ है, 2 दिन में कोई तबाही नहीं होगी, सिर्फ धमकियों का दौर चलेगा। लेकिन शतरंज की इस खतरनाक बिसात पर दोनों में से किसी भी एक का अनुमान गलत हुआ तो दुनिया को महाविनाश की ओर जाने से कोई नहीं रोक सकता। बताएंगे डिटेल से इस खबर को, जानेंगे कैसे डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर धमकी के सहारे इस इलाके में अपनी धमक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर हम वर्ल्ड नाउ में आपको बताएंगे ईरान युद्ध में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अलग थलग पड़ने की कहानी और राजनीतिक जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कैसे कर दी है डोनाल्ड ट्रंप ने, यह भी आपको बताएंगे। हालात यह है कि ईरान को घुटनों पर लाने का सपना देखने वाले डोनाल्ड ट्रंप खुद घुटनों पर आ चुके हैं। अमेरिकी सीनेट में ट्रंप को करारा झटका लगा है। वॉर पावर्स एक्ट के तहत उनकी सैन्य शक्तियों को सीमित कर दिया गया है और जो प्रस्ताव लाया गया था, उनकी ही पार्टी के 4 रिपब्लिकन सांसदों ने ट्रंप से बगावत कर दी और डेमोक्रेट्स का साथ दे दिया। 82 दिन से खिंच रहे इस बेनतीजा युद्ध में होर्मुज की नाकेबंदी और आसमान छूती महंगाई में अब ट्रंप अकेले पड़ गए हैं। ट्रंप को हटाने के लिए 25th अमेंडमेंट की मांग होने लगी है। साफ है कि ट्रंप इस मोर्चे पर अकेले हैं। एक तरफ कई बिजनेसमैन से बढ़ती दूरी, जनता का गुस्सा, दूसरी तरफ 2026 में मिड टर्म इलेक्शन सिर पर। अगर रिपब्लिकन पार्टी चुनाव हारती है तो ट्रंप के लिए व्हाइट हाउस में अपनी कुर्सी बचाने भी मुश्किल हो जाएगी। इतिहास गवाह है कि बड़े से बड़े सूरमा भी तब बिखर जाते हैं जब अपने ही बगावत पर उतर आए। बहुत मशहूर कहावत है, घर का भेदी लंका ढाए। दुश्मनों से ज्यादा अब ट्रंप को अपनों का खतरा है, यानी ट्रंप की कुर्सी पर खतरा है। बताएंगे पूरी कहानी, इस वोटिंग के बारे में जानेंगे और यह भी जानेंगे कि आखिर इस वोटिंग के लिए स्पेशल पावर्स एक्ट की जो बात की जा रही है वो क्या है। फिर बताएंगे आपको हम वर्ल्ड नाउ में बीजिंग के पुतिन दौरे के बारे में। पुतिन और शी जिनपिंग ने मिलकर अमेरिका के अंत की पटकथा लिख दी है। पुतिन का चीन दौरा सिर्फ एक कूटनीतिक मुलाकात नहीं है, बल्कि अमेरिका की दादागिरी को खत्म करने के लिए एक नई वैश्विक व्यवस्था का खुला ऐलान है। ट्रंप के चीन दौरे के महज 7 दिन बाद बीजिंग पहुंचे पुतिन ने जिस तरह से जिनपिंग से बातचीत की, जिस तरह पुतिन का स्वागत हुआ और तेल को लेकर जो भरोसा पुतिन ने चाइना को दी है, उससे एक बात बिल्कुल क्लियर है कि चीन को अमेरिका तेल के मामले में जो घेरने की कोशिश कर रहा था, वो पासा भी फेल कर चुके हैं पुतिन ने चीन को साफ साफ कहा है कि आपको तेल की कोई कमी नहीं होने देगा मॉस्को। यानी कि जिस तेल के लिए ईरान पर हमला हुआ, जिस तेल के लिए अमेरिका ने नेवल ब्लॉकेड लगाया, वही तेल अब रूस चीन को देने के लिए तैयार है। तो ईरान से तेल ना मिले कोई दिक्कत नहीं, अब रूस से चीन को भरपूर तेल मिलने वाला है। यानी कि रूस, चीन, ईरान की तिकड़ी डॉलर की विदाई, युआन में व्यापार और मजबूत सैन्य कॉरिडोर से ट्रंप के चक्रव्यूह को तोड़ रही है। रूस से मिली खुफिया तकनीक के दम पर ईरान ने अब तक अमेरिका के 42 विमानों और ड्रोन्स को मार गिराया है, जिसमें F-35, F-15E जैसे अत्याधुनिक जेट शामिल हैं। ये महाशक्ति अमेरिका के लिए किसी बड़े सदमे से कम नहीं है। साफ है, यूक्रेन और ईरान जंग में उलझकर अमेरिका दुनिया में अलग थलग पड़ रहा है और पुतिन और जिनपिंग की जुगलबंदी ट्रंप के साम्राज्य की उल्टी गिनती शुरू कर चुकी है। बताएंगे आपको पुतिन और शी जिनपिंग ने मिलकर कैसे ट्रंप को दिया है करारा जवाब। इस खबर को विस्तार से आपको दिखाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं वर्ल्ड नाउ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक बार फिर धमकी दी और कहा कि 2-3 दिन का समय है, अगर ईरान ने समझौता नहीं किया तो फाइनल तबाही होगी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि 40 दिन की लड़ाई, 42 दिन के सीजफायर में
डोनाल्ड ट्रंप जब कुछ नहीं कर पाए तो अमेरिका 2 से 3 दिन में ईरान का क्या बिगाड़ लेगा? जाहिर सी बात है, ट्रंप गीदड़ भभकी दे रहे हैं और फिर वही काम कर रहे हैं जिसके लिए वो जाने जाते हैं। एक बार फिर से ट्रंप ने ईरान को धमकाने की कोशिश की कि मान जाओ नहीं तो 3 दिन में बड़ा हमला करेंगे। ट्रंप पिछले कुछ दिनों से ऐसी बातें लगातार कर रहे हैं। पूरी दुनिया को लगा था कि ईरान का युद्ध अब दूसरे फेज में जा रहा है, लेकिन अचानक से डोनाल्ड ट्रंप ने छठी बार यू टर्न लेते हुए सीजफायर को एक्सटेंड करने का फैसला किया। जाहिर सी बात है, अमेरिका इस युद्ध में बैकफुट पर है और उसका कोई भी प्लान कामयाब नहीं हो रहा है। अमेरिका ईरान युद्ध को 80 से ज्यादा दिन हो चुके हैं। 28 फरवरी को शुरू हुए हमलों के बाद नाजुक सीजफायर चल रहा है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ होर्मुज अभी भी बंद है। वो भी तब जब ट्रंप कई बार यह ऐलान कर चुके हैं कि वो जीत चुके हैं, अमेरिका जीत चुका है और अमेरिका ने अपने सारे विकल्प यहां पर हासिल किए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान को घुटनों पर लाने की धमकी दी है और कहा कि 2-3 दिन का वक्त है, वरना बहुत बड़ा हमला करेंगे। इससे पहले भी इस तरह के अल्टीमेटम ट्रंप देते रहे और बार बार वक्त बढ़ाते रहे। ऐसे में सवाल यह है कि जब 80 से ज्यादा दिन में अमेरिका ईरान का कुछ नहीं बिगाड़ पाया, तो आगे 2-3 दिन में डोनाल्ड ट्रंप ऐसा क्या कर देंगे कि अमेरिका के सामने ईरान घुटनों पर आ जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने हर संभव दांव आजमा लिया है, साम दाम दंड भेद करके देख लिया है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के हाथ कुछ नहीं। कहते हैं ट्रंप प्रशासन ने हाल में हमले की योजना बनाई थी, लेकिन 18 मई को कतर, सऊदी अरब और यूएई के नेताओं के अनुरोध पर इसे टाल दिया। ट्रंप ने कहा गंभीर बातचीत चल रही है, लेकिन साथ यह भी कहा कि अगर ईरान ने समझौता नहीं किया तो संपूर्ण विनाश होगा। यह बात और है कि ट्रंप की बातों पर तीनों देशों ने साफ तौर पर कहा कि ईरान पर हमले रोकने के लिए हमने कुछ भी ट्रंप को नहीं कहा है। ऐसा नहीं है कि ट्रंप कोई पहली बार ये बातें कर रहे हों, वो पहले भी हमले की डेडलाइन बढ़ा चुके हैं। उन्होंने मार्च में 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, अप्रैल में 10 दिन और फिर 2 हफ्ते का सीजफायर किया। बाद में अस्थायी तौर पर सीजफायर को बढ़ाया गया। पिछले 2 दिनों से ट्रंप ऐसा माहौल बना रहे थे कि वो ईरान पर बहुत बड़ा हमला करने वाले हैं, लेकिन हालात कुछ इस तरह से बने कि ये गीदड़ भभकी साबित हुई। ईरान अपनी संसद में ये कह रहा है कि जो नेतन्याहू और ट्रंप को मारेगा वो उसे इनाम देगा, और ये सब कुछ तब हो रहा है जब डोनाल्ड ट्रंप ईरान को धमका रहे हैं। तो आगे ट्रंप की प्लानिंग क्या हो सकती है? ट्रंप की रणनीति क्या हो सकती है? 2 दिन में क्या कर सकते हैं ट्रंप? इसका अंदाजा लगाते हैं। चलिए देखते हैं समीकरण क्या कह रहे हैं। पाकिस्तान के माध्यम से ईरान को अंतिम प्रस्ताव भेजेगा अमेरिका। इसमें यूरेनियम संवर्धन पर समर्पण की बात होगी, होर्मुज खोलने की बात होगी, न्यूक्लियर प्रोग्राम की सीमित सुविधाओं पर प्रस्ताव, क्षेत्रीय प्रॉक्सी गुटों से ईरान को दूरी बनाने की बात कही जाएगी। ईरान का जवाब नहीं आया तो अमेरिका इजराइल मिलकर जॉइंट अटैक कर सकते हैं। अमेरिका के निशाने पर ईरान के बाकी बचे सैन्य ठिकाने शामिल हैं। ईरान की तेल सुविधाएं, ब्रिज, पावर प्लांट्स पर भी अटैक हो सकता है। लेकिन अब इसमें भी पेच है। हमले पर पेच इसलिए है कि वॉर पावर्स एक्ट जो अमेरिका में, जिसे किसी भी देश पर हमले के 60 दिन के अंदर यूएस सीनेट से मंजूरी जरूरी होती है, वो प्रस्ताव ट्रंप के खिलाफ चला गया है। इसकी डिटेल मैं आपको अगली खबर में दूंगा। इसलिए अब हमले वाला विकल्प भी खत्म होता जा रहा है। ट्रंप अब ईरान के ऊपर हमला नहीं कर सकते हैं। ईरान पर हमले के लिए उन्हें अपने संसद की मंजूरी चाहिए होगी। तो क्या ट्रंप धमकाकर ईरान को बातचीत की टेबल पर लाने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि अगर आप इतिहास में देखेंगे तो ट्रंप की धमकी वाली पॉलिसी हमेशा से रही है। पहले वो धमकाते हैं, प्रेशर डालते हैं और बाद में पलट जाते हैं। और अगर ट्रंप की रणनीति की बात की जाए तो ट्रंप की धमकी को डिप्लोमेसी का हथियार माना जाता है। 2018 में उन्होंने उत्तर कोरिया के किम जोंग उन को फायर एंड फ्यूरी की धमकी दी थी और उसके कुछ ही हफ्तों के बाद दोनों नेता मेज पर बैठे और यही फॉर्मूला लगता है ईरान के साथ अपनाया जा रहा है। ट्रंप जानते हैं कि ईरान पर सीधा सैन्य हमला करना एक बहुत बड़ा जुआ है और इस जुए को वो खेल चुके हैं। 40 दिन की लड़ाई में वो ये देख चुके हैं कि जुए में बाजी वो हार गए। 42 दिन की लड़ाई, 42 दिन में का सीजफायर और 42 विमानों का नुकसान, जिसमें F-35, F-18 हॉर्नेट, अवैक्स और रीपर ड्रोन्स, बहुत सारे अत्याधुनिक और बेशक बेहद कीमती हथियार। अफगानिस्तान में 20 साल, इराक में 15 साल अमेरिका लड़ता रहा। अब अमेरिका किसी और लंबे युद्ध का बोझ नहीं उठाना चाहता है। इस लड़ाई में अब तक अमेरिका को लगभग $30 बिलियन का खर्च उठाना पड़ा है।
इसलिए ट्रंप अब आखिरी कार्ड खेल रहे हैं जिससे ईरान के साथ बातचीत की डील की जा सके, और अगर बातचीत सफल नहीं हुई तो बहाना ढूंढ सकें डोनाल्ड ट्रंप कि हमें ईरान पर हमला करना चाहिए। चलिए आपको बताते हैं कि ट्रंप और इजराइल किन किन जगहों को निशाना बना सकता है ईरान में अगर वो ईरान की तरफ जाते हैं तो। मिसाइल साइलोज जो बने हुए हैं उन पर अटैक हो सकता है, आईआरजीसी के ठिकानों पर हमला हो सकता है, मुस्तफा खामनेई जिस बंकर में है वहां पर अटैक हो सकता है, जो इंपॉर्टेंट इमारत है वहां पर हमला हो सकता है, जो खर्ग आइलैंड है जहां से तेल निर्यात टर्मिनल बना हुआ है वहां हमला हो सकता है, और ऑयल रिफाइनरीज पर, तेल कुओं पर भी हमला हो सकता है। लेकिन क्या यह हमला होगा? ट्रंप ने जो अल्टीमेटम दिया है कि अगले कुछ दिनों में ईरान पर बड़ा हमला करेंगे, तो यहां यह देखना जरूरी है कि पिछले 82 दिन में ट्रंप 7 से 8 बार ईरान को मिटा देने की धमकी दे चुके हैं और 7 से 8 बार यू टर्न भी ले चुके हैं। और 82 दिन में जो ईरान नहीं झुका है, ट्रंप जो अचीव नहीं कर पाए हैं, क्या वो अगले 2 से 3 दिन में कर पाएंगे? ये भी बहुत हद तक मुमकिन नहीं है। पिछले 42 दिनों से अमेरिका और ईरान में सीजफायर है। इस दौरान अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत के कई दौर हो चुके हैं, लेकिन नतीजा सिफर है। इसकी वजह है कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि उसके नेतृत्व के लिए यह सिर्फ हथियार नहीं, अब राष्ट्रीय अस्मिता का प्रतीक भी बन चुका है और साख का सवाल भी। इसलिए ईरान जिद पर अड़ा है कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को हैंडओवर नहीं करेगा। हालांकि बीच में रूस ने ईरान को यह ऑफर किया था कि अगर आप अपने एनरिच्ड यूरेनियम को कुछ समय के लिए हमारे यहां रखना चाहते हैं तो रशिया तैयार है इस बात को लेकर। लेकिन ट्रंप कुछ भी कहें, अगले 2 दिनों में कुछ भी बदलने वाला नहीं है। ट्रंप ने टाइमलाइन इसलिए नहीं दी कि 2 दिन में युद्ध होगा, बल्कि इसलिए दी ताकि ईरान बातचीत की टेबल पर आ जाए। अल्टीमेटम की इनसाइड स्टोरी क्या है? ईरान पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश है। हालांकि यह कोशिश पहले भी कर चुके हैं, कोई नई कोशिश नहीं है। सहयोगी देशों को संकेत मिले कि अमेरिका गंभीर है। घरेलू राजनीति में ट्रंप खुद को ताकतवर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका में वो ये ढोल पीटेंगे कि हमने ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोक दिया और हमने दुनिया को बचाने का काम किया है। वो अपने आप को हीरो के तौर पर पेश करेंगे। होर्मुज खुलवा कर भी वो बताएंगे कि जब पूरी दुनिया होर्मुज नहीं खुलवा पाई तो अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज खुलवा दिया। अमेरिकी सेना के मनोबल को मजबूत करेंगे, जिससे अमेरिकी जनता और दुनिया को यह बताया जा सके कि अमेरिका हारा नहीं है, बल्कि अमेरिका इस युद्ध से जीत कर निकला है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप को बातचीत की टेबल पर किसी भी कीमत पर ईरान चाहिए। कुल मिलाकर ट्रंप ईरान को अल्टीमेटम नहीं दे रहे हैं, बल्कि वो ईरान को न्योता दे रहे हैं कि वो टेबल पर आए, शांति वार्ता पर समझौता करे और युद्ध को खत्म करे। जितना समय बीत रहा है, ट्रंप का गुस्सा बढ़ रहा है और इस बार गुस्से में ट्रंप बार बार सोशल मीडिया पर धमकाते हैं। उधर अमेरिकी जनता भी ट्रंप की नीतियों से नाराज है। खबर तो यह भी है कि अमेरिका में महिलाएं पलायन कर रही हैं। महिलाओं का कहना है कि ट्रंप की नीतियों की वजह से अमेरिका में रहना अब दूभर हो चुका है। ट्रंप के कारण वायलेंस बहुत ज्यादा हो गया है, इस कारण वो अमेरिका में नहीं रहना चाहती। सोचिए, देश के राष्ट्रपति के खिलाफ जब इतना गुस्सा हो तो दूसरे देश आखिर ट्रंप को कितना वैल्यू करेंगे। उधर ट्रंप ईरान को रोजाना धमकी देते हैं। अब सवाल ये कि इससे ईरान पर कितना असर होता है। जाहिर सी बात है, इसका ईरान पर कोई भी असर नहीं होगा, क्योंकि 28 फरवरी से लगातार डोनाल्ड ट्रंप ये कहते रहे हैं कि हम ईरान को मिटा देंगे। पिछले 82 दिनों में हर रोज डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम बहुत बड़ा हमला करेंगे, लेकिन नतीजा आज भी सिफर है। ऐसा नहीं अमेरिका ने हमला नहीं किया, अमेरिका ने हमला किया, लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ। और उसके ऊपर पूरी दुनिया को लेकर भी डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर प्रेशर है। आज यूरोपीय देश ट्रंप पर प्रेशर बना रहे हैं, एशिया के मुल्क ट्रंप पर प्रेशर बना रहे हैं। अमेरिका में भी तेल और गैस महंगी होती जा रही है, इसलिए अमेरिकी लोगों का भी प्रेशर है। उधर ईरान है कि ट्रंप की किसी भी धमकी को वो बहुत हल्के में लेता है और ये चैलेंज करता है कि अगर अमेरिका में दम है तो वो दोबारा अटैक करके दिखाए। जवाब ऐसा मिलेगा जिसे अमेरिका कभी भूल नहीं पाएगा। ईरानी नेतृत्व, खासकर इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं है। आईआरजीसी ने साफ कहा है कि वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज अपने कंट्रोल में रखेगा। बिना आईआरजीसी के परमिशन के कोई भी जहाज इस इलाके से नहीं गुजरेगा। यहां तक कि इस इलाके में जो भी इंटरनेट के लिए फाइबर ऑप्टिक केबल्स गुजर रहे हैं, उस पर भी ईरान ने परमिट सिस्टम लगाने की धमकी दे दी है। ईरान ने बीते 5 मार्च से होर्मुज को बंद रखा है और तेल की कीमतों में हर दिन आग लग रही है।
होर्मुज की स्थिति ऐसी हो गई है कि होर्मुज में अगर कोई जहाज जाता है तो ईरान उस पर फायरिंग करता है। अगर होर्मुज पार कर ओमान पहुंचता है तो अमेरिका फायरिंग करता है। अभी जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं ये अमेरिकी सैन्य हेलीकॉप्टर की तस्वीर है, जहां पर एक जवान, अमेरिकी जवान जो है वो हेलीकॉप्टर में सवार होकर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाता हुआ नजर आ रहा है एक स्पीड बोट पर। जरा आपको फुल स्क्रीन तस्वीर दिखाते हैं किस तरह से अमेरिका नेवल ब्लॉकेड के पास जब एक जहाज पहुंचता है, एक शिप पहुंचता है, तो उस पर किस तरह से ताबड़तोड़ फायरिंग की जा रही है। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं किस तरह से ओमान की खाड़ी में अमेरिकी सेना के जवान वॉर एक्सरसाइज कर रहे हैं। यह गल्फ ऑफ ओमान है जहां पर अमेरिका का नेवल ब्लॉकेड है। और इस तस्वीर में आप देख सकते हैं अमेरिकी हेलीकॉप्टर्स, एक मालवाहक जहाज है जिसके इर्द गिर्द अमेरिकी अटैक हेलीकॉप्टर्स आपको नजर आ रहे होंगे। और इसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से वॉर ड्रिल की जो तैयारी है वो यहां पर की जा रही है। किस तरह से अटैक हेलीकॉप्टर से लगातार फायरिंग की तस्वीर सामने आ रही है। गल्फ ऑफ ओमान में कोई भी शिप जो कि बगैर अमेरिका के परमिशन के पहुंचता है उसे अमेरिका रोक लेता है और वापस लौटने की धमकी देता है। तो ईरान और अमेरिका के बीच में लगातार टसल गेम जारी है। ईरान धमका रहा है अगर ईरान पर दोबारा हमला हुआ तो अमेरिका को ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो लाइफ टाइम याद रखेगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि अगर फिर से युद्ध छिड़ा तो ईरान अमेरिका के और विमानों को नष्ट करने के लिए तैयार है। अराक्ची ने यूएस कांग्रेस की रिसर्च सर्विस की एक रिपोर्ट का हवाला दिया जिसमें बताया गया कि ईरान के साथ युद्ध में अमेरिका को अनुमानित 42 विमानों का नुकसान हुआ। अब ईरान फिर से अमेरिकी जेट्स को गिराने पर रिसर्च कर रहा है और अमेरिका से कह रहा है कि आप हमला करेंगे तो आपके विमान मार गिराए जाएंगे। ईरान अमेरिका के फाइटर जेट्स को मार गिराने की तैयारी कर रहा है। तो ईरान ने बाकायदा इसके लिए चक्रव्यूह तैयार किया है जिसमें अमेरिका बुरी तरीके से फंस गया है। कहते हैं इसी वजह से अमेरिका हमला करने से बच रहा है कि कहीं और ज्यादा नुकसान ना हो जाए। ईरान ने यूएस फाइटर जेट के उड़ने का अध्ययन किया है। ईरान ने फाइटर जेट से हमला करने के पैटर्न को भी समझा है। रूसी मदद की वजह से ईरान कमांडर अध्ययन कर रहे हैं। जंग के बीच रूसी सेना ने ईरानी कमांडर को इंटेलिजेंस दिया। ईरान ने अमेरिकी एयरफोर्स के हमले का पैटर्न भी जाना। यहां तक कि रूस के साथ साथ चीन भी अमेरिका के इस 40 दिन की लड़ाई को स्टडी कर रहा है जिसमें वो ये ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि कैसे एक कमजोर मुल्क ने, एक छोटी ताकत ने अमेरिका जैसे सुपर पावर को जंग में हरा दिया। और इसलिए ईरान अमेरिका से किसी भी तरह से झुकने को तैयार नहीं और बार बार वो अमेरिका प्रस्ताव ठुकरा रहा है। तो संभावित अमेरिका और इजराइल का संयुक्त हमला हो सकता है, लेकिन संभावना काफी कम है क्योंकि ईरान कोई इराक या सीरिया नहीं, उसके पास अब रूस और चीन की एक मजबूत वायु रक्षा प्रणाली है। पहाड़ों में छिपे मिसाइल साइलोज हैं जिन्हें पूरी तरीके से नष्ट करना संभव है। और अगर हमला हुआ तो ईरान के पास जवाब देने के लिए कई रास्ते हैं। यहां तक कि वो अपने प्रॉक्सीज को एक्टिवेट करने पर भी काम कर रहा है। हूती यमन से खाड़ी देशों पर हमले करेंगे। हिजबुल्ला इजराइल पर मिसाइलें दागेगा। इराक में अमेरिकी ठिकानों पर फिर से हमले होंगे। ओमान में खड़े शिप पर फिर से मिसाइल बरसेंगे और ईरानी आसमान में फाइटर जेट्स उड़े तो उन्हें जमीन पर गिरा दिया जाएगा। बस यही वजह है कि अमेरिका बैकफुट पर है और अमेरिका के सामने 40 दिन की रिपोर्ट कार्ड भी है जिसमें अमेरिका को भयंकर नुकसान हुआ है। इसलिए अगर सैन्य कार्रवाई होती भी है तो वो सर्जिकल स्ट्राइक की शक्ल में होगी, न कि
युद्ध के तौर पर। आपको याद होगा ऑपरेशन फ्यूरी को अमेरिका ने कहा था कि वो उसे क्लोज कर चुका है। और आप अमेरिकी जहाजों की तस्वीर जरा फुल स्क्रीन देखिए कि अब किसी दूसरे नाम से ये जहाज ऑपरेशन शुरू करने की तैयारी में है, ताकि उन्हें अमेरिकी संसद से मंजूरी ना लेनी पड़े। एक तरफ अमेरिका मिडिल ईस्ट में संकट के दौर से निकल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में खाड़ी देश इस समय दो नावों पर सवार है। सऊदी अरब, यूएई, कतर, ये सब अमेरिकी सहयोगी हैं, लेकिन ये देश भले ही ईरान से दुश्मनी रखते हों, लेकिन ईरान से उनके आर्थिक रिश्ते भी हैं। खाड़ी देश नहीं चाहते कि उनके इलाके में युद्ध हो, उनकी तेल सुविधाएं, उनके बंदरगाह, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर सब खत्म हो जाए। इसलिए देश पर्दे के पीछे ईरान को भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इधर अमेरिका ईरान की जंग में अलग थलग पड़ गया है। इजराइल के पास हथियार खत्म हो रहे हैं। इजराइल अब उतना अग्रेसिव नजर नहीं आ रहा है। अमेरिका हथियार भेज रहा है, लेकिन इजराइल पूरी तरीके से अमेरिका पर डिपेंड हो गया है। अमेरिका में भी हथियार खाली हो रहे हैं। उधर ईरान को रूस, चीन और उत्तर कोरिया से मदद मिल रहा है। चलिए आप देखते हैं कि किस तरह से अमेरिका जंग में अलग थलग है और अमेरिका परेशान हो रहा है। युद्ध में अमेरिका के साथ कोई भी नहीं है। इजराइल के ज्यादातर हथियार अमेरिका के हथियार हैं और अमेरिका के पास भी हथियारों की कमी है। यूएई, सऊदी, कतर जैसे देश दो नावों पर सवार है। खाड़ी के देश यूएस और ईरान से संबंध चाहते हैं। फ्रांस, ब्रिटेन ने युद्धपोत नहीं भेजा, लेकिन साथ नहीं दिया। ईरान के साथ रूस, चीन, उत्तर कोरिया जैसे देश खड़े हैं और उनको हेल्प भी कर रहे हैं। यानी जंग में डोनाल्ड ट्रंप अकेले पड़ गए हैं और अब इसलिए मजबूरी में कहना पड़ रहा है कि हम जंग खत्म करना चाहते हैं। सुनिए डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं। We're going to end that war very quickly. They want to make a deal so badly. They're tired of this. Should have happened for 47 years. Somebody should have done something about it. And it's going to happen, and it's going to happen fast. And you're going to see oil prices plummet. They're going to come down. There's so much oil out there. They're going to come plummeting down. We're going to end that war very quickly. They want to make a deal so badly. They're tired of this should have happened for 47 years. Somebody should have done something about it. And it's going to happen, and it's going to happen fast. And you're going to see oil prices plummet. They're going to come down. There's so much oil out there. They're going to come plummeting down. पूरी दुनिया को एनर्जी क्राइसिस में डालकर डोनाल्ड ट्रंप अब ईरान से डील की बात कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप को हासिल कुछ भी नहीं हुआ। ना वो होर्मुज खुलवा पाए, ना वो रिजीम चेंज करवा पाए, और ना ही डोनाल्ड ट्रंप ईरान को झुका पाए। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि ईरान बेताब है हमसे डील करने के लिए। लेकिन अगर ईरान इतना ही बेताब है तो अब तक डील क्यों नहीं हुई और बार बार अल्टीमेटम देकर सीजफायर एक्सटेंड क्यों किया जा रहा है? नजर आएगी इस खबर पर हमारी, हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि होर्मुज बहुत जल्दी खुल जाएगा। देखना होगा डोनाल्ड ट्रंप की बात सच साबित होती, क्या वो होर्मुज खुलवा पाते हैं या हर बार की तरह उनके दावे खोखले साबित होते हैं। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। डोनाल्ड ट्रंप के करियर की सबसे बड़ी गलती, ईरान पर हमला। ट्रंप ईरान जंग में ऐसे फंसे कि
उनके अपने ही उनका साथ छोड़कर जा रहे हैं। कहते हैं ट्रंप के अपने ही विरोधियों से जा मिले। ईरान को जंग में हराने का सपना देखने वाले ट्रंप को अब डर यह हो गया है कि कहीं उनकी कुर्सी मिड टर्म इलेक्शंस में ना चली जाए, और इसके संकेत मिलने लग गए। अमेरिकी राष्ट्रपति के दिन ठीक नहीं चल रहे। एक तरफ ईरान युद्ध का कोई हल नहीं निकाल पा रहा, दूसरी ओर उनकी ही पार्टी के लोग इस मुद्दे पर उनका साथ छोड़ रहे हैं। इस बार बात किसी इस्तीफे की नहीं है, बल्कि उस प्रस्ताव के गिरने की है जो प्रस्ताव डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पार्टी लेकर आई थी ईरान के साथ जंग को जारी रखने के लिए। तो अमेरिका की सीनेट में ट्रंप को लगा बहुत बड़ा झटका। ईरान युद्ध को सीमित करने वाले प्रस्ताव पर वोटिंग के दौरान उनके ही 4 सांसदों ने अपनी पार्टी के खिलाफ जाकर डेमोक्रेट्स का साथ दे दिया। यह प्रस्ताव वॉर पावर्स एक्ट के तहत राष्ट्रपति की सैन्य कार्रवाई की शक्तियों को सीमित करने से जुड़ा था। सीनेट में यह प्रस्ताव 47 के मुकाबले 50 वोटों से गिर गया, जिसमें 3 रिपब्लिकन सांसद वोटिंग में शामिल भी नहीं हुए। रिपब्लिकन सीनेटर रैंड पॉल, सुशान कॉलिंस और लीजा मार्कोवस्की और बिल कैसिडी ने ट्रंप के खिलाफ वोट कर दिया। वहीं डेमोक्रेट सांसद जॉन फेटरमैन ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। यह सिर्फ एक राजनीतिक एजेंडा नहीं, बल्कि ट्रंप के लिए एक बहुत बुरा सपना है। यानी ईरान के साथ लड़ाई में डोनाल्ड ट्रंप के हाथ बांध दिए गए। अब तक सिर्फ बयान आ रहे थे, लेकिन इसे ट्रंप के खिलाफ उनकी ही पार्टी की ओर से एक सार्वजनिक नाराजगी के तौर पर देखा जा रहा है, उनके खिलाफ बगावत के तौर पर देखा जा रहा है। अब तक रिपब्लिकन पार्टी और उनके समर्थक ईरान युद्ध में डोनाल्ड ट्रंप के साथ थे, लेकिन 82 दिन से जारी इस युद्ध का कोई स्पष्ट समाधान नहीं दिखा। ऐसे में पार्टी के भीतर भी नाराजगी नजर आने लगी है। एक और अमेरिकी सीनेट में ट्रंप की नीतियों का विरोध हो रहा है। दूसरी ओर आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले डेमोक्रेट्स ने ट्रंप के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर भी सवाल उठाया था और ट्रंप पर इंपीचमेंट चलाने की मांग कर रहे थे। तो क्या ट्रंप को खतरा है, उनकी कुर्सी को खतरा है? आइए समझते हैं। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को उनके पद से हटाने की मांग बहुत तेज हो गई है। ज्यादातर नेता ये चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को उनके पद से हटा दिया जाए। ट्रंप को हटाने के लिए 25th अमेंडमेंट की मांग की जा रही है। अमेरिका में ट्रंप को राष्ट्रपति के पद से हटाना चाहते हैं लोग। डेमोक्रेट्स ने 25th अमेंडमेंट लागू करने की मांग उठाई है। डेमोक्रेटिक सीनेटर क्रिस मर्फी कई बार ये बात कह चुके हैं। डेमोक्रेट्स ने कहा है कि 25th अमेंडमेंट की धारा 4 लागू कर देनी चाहिए। ट्रंप खुद को बचाने के लिए युद्ध को लेकर अपने बयान बदल रहे हैं। डेमोक्रेट्स ने ट्रंप के मानसिक स्वास्थ्य पर भी सवाल उठाए हैं। 4 रिपब्लिकन सीनेटर ने भी ट्रंप की नीति के खिलाफ वोट किया है। ईरान के खिलाफ जंग जारी रखने के मुद्दे पर वोटिंग हो रही थी, लेकिन इसमें ट्रंप हार गए। अमेरिकी सीनेट में हुए वोट का मतलब यह नहीं है कि ट्रंप को इस लड़ाई से अमेरिकी सेना को वापस बुलाने के लिए मजबूर किया जाएगा, लेकिन ये उन सांसदों की जीत है जो ये तर्क दे रहे थे कि राष्ट्रपति अपनी सीमाओं का उल्लंघन कर रहे हैं। खासतौर पर डेमोक्रेट्स ने वॉर पावर्स एक्ट का हवाला दिया। ये एक ऐसा कानून है जिसके तहत कोई भी अमेरिकी राष्ट्रपति बिना सीनेट मंजूरी के 60 दिन तक दुनिया में कहीं भी अपनी आर्मी को तैनात कर सकता है, लेकिन 60 दिन के बाद नहीं कर सकता। 60 दिन के बाद उसे मंजूरी जरूरी है। आपको याद होगा, मैंने आपको खबर बताई थी कि जैसे ही 60 दिन पूरे हुए, अमेरिका की ओर से बाकायदा ये अमेरिकी राष्ट्रपति की टीम की ओर से बाकायदा ये जानकारी अमेरिकी सीनेट को दी गई कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम दोनों को खत्म कर दिया गया है। यानी 60 दिन से पहले ही अमेरिका ने ईरान के खिलाफ युद्ध की समाप्ति कर दी थी ऑफिशियली, लेकिन इस बात का ऐलान नहीं किया। ऐलान क्या किया डोनाल्ड ट्रंप ने कि हम सीजफायर बढ़ा रहे हैं। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति के पास यह शक्ति नहीं थी कि वो 60 दिन के आगे भी बगैर यूएस सीनेट की मंजूरी के इस लड़ाई को जारी रख सके। डेमोक्रेट्स और ट्रंप की इस लड़ाई के आलोचकों के मुताबिक यह समय सीमा 1 मई को खत्म हो गई। हालांकि व्हाइट हाउस का कहना है कि वॉर पावर्स की घड़ी 8 अप्रैल को ही रुक गई थी, जब सीजफायर का ऐलान किया गया था। इस हिसाब से ट्रंप को ईरान के खिलाफ एक तरफा तौर पर सेना तैनात करने के लिए कम से कम 40 दिन और मिल गए थे। लेकिन अमेरिकी नौसेना होर्मुज में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी के लिए अभी भी तैनात है। वॉर पावर्स एक्ट को लागू करने के लिए डेमोक्रेट्स को मुख्य प्रस्ताव को 100 सदस्यीय सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से इस बिल को पास करवाना होगा। लेकिन इस चरण पर ऐसा होने की उम्मीद कम है, क्योंकि फिलहाल दोनों सदनों में रिपब्लिकन को मामूली बढ़त हासिल है। हाउस ने उन्हें 217 से 212 और सीनेट में 53 से 45 की बढ़त दी है।
दो निर्दलीय सीनेटर आमतौर पर डेमोक्रेट्स का समर्थन करते हैं। अमेरिकी संसद में ट्रंप की सैन्य शक्ति को सीमित करने वाला प्रस्ताव भी पास हो गया। वोटिंग में 4 रिपब्लिकन सांसदों ने भी विपक्षी पार्टी डेमोक्रेट्स का साथ दिया। यह प्रस्ताव 47 के मुकाबले 50 अंकों से पास हुआ। हालांकि इसे कानून बनाने के लिए अभी कुछ और चरणों से गुजरना होगा। अगर यह प्रस्ताव कानून बनता है तो ट्रंप सरकार को ईरान के खिलाफ युद्ध जारी रखने के लिए कांग्रेस की मंजूरी चाहिए होगी। अभी सीनेट में इस बात पर अंतिम वोटिंग होनी बाकी है। इसके बाद रिपब्लिकन इसे बहुमत वाली हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से मंजूरी लेनी होगी। हालांकि इसके बाद भी ट्रंप इसके खिलाफ वीटो कर सकते हैं। फिर उस वीटो को रद्द करने के लिए सीनेट और हाउस दोनों में 2/3 बहुमत चाहिए होगा, जो फिलहाल बहुत मुश्किल है। यानी डोनाल्ड ट्रंप हर मोर्चे पर गिर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप से उनके सीनेटर्स की नाराजगी क्या है, यह भी जान लीजिए। पहली वजह तो यह है कि अमेरिकी सीनेटर पर अपने राज्य की जनता का दबाव है। किसानों, छोटे व्यापारियों, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को नुकसान हो रहा है। सीनेटर्स की नाराजगी का मतलब मिड टर्म चुनाव में हार है। दूसरी वजह, ट्रंप ने बार बार सीनेटर्स की अनदेखी की है। ट्रंप ने नीतियां लगाकर बिना सलाह के बनाई गई कैबिनेट में बदलाव किया, बिना बताए हुए। इससे पार्टी के अंदर एक दबी हुई नाराजगी पैदा हुई, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक तानाशाह की तरफ पार्टी को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और जब ये वोटिंग हुई तो नाराजगी खुलकर सामने आ गई। तीसरी वजह, कुछ सीनेटर ट्रंप की ईरान नीति से असहमत हैं। वो नहीं चाहते कि अमेरिका महंगे युद्ध में फंसे। ईरान जंग में अब तक अमेरिका को काफी नुकसान हो चुका है। होर्मुज बंद होने की वजह से पूरी दुनिया में तेल कीमतों में भारी उछाल है और तेल की कमी भी है। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ट्रंप पर महाभियोग चलाने की बात हो रही थी। अमेरिका में इसके लिए हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में साधारण बहुमत से महाभियोग पास होता है। फिर सीनेट में 2/3 बहुमत से राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। अभी हाउस में रिपब्लिकन का बहुमत है तो महाभियोग लाना डेमोक्रेट्स के लिए फिलहाल असंभव है। लेकिन उस हालत में मुमकिन है कि अगर रिपब्लिकन डेमोक्रेट्स की तरफ से वोट कर दें। अगर 2026 के मिड टर्म में डेमोक्रेट्स की जीत हो गई तो यह समीकरण भी पलट सकता है। उधर 25th अमेंडमेंट की बात हो रही है, जिससे डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति पद से हटाया जा सके और इसमें उपराष्ट्रपति और कैबिनेट के बहुमत से राष्ट्रपति को अक्षम घोषित किया जा सकता है। अमेरिका में इस बात पर चर्चा शुरू हो गई है कि युद्ध शुरू करने की असली ताकत किसके पास होनी चाहिए। अमेरिकी सीनेट में हुआ वोट विपक्ष के लिए बहुत बड़ी जीत है। विपक्ष ने कहा है कि युद्ध शुरू करने का जो अधिकार है वो संसद के पास होना चाहिए, न कि किसी एक व्यक्ति के पास। विपक्ष ने कहा कि राष्ट्रपति के पास जंग शुरू करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। डेमोक्रेट्स से मांग की कि ट्रंप सदन में आकर अपनी नीति स्पष्ट करें। डेमोक्रेट्स का कहना है कि युद्ध शुरू करने का अधिकार संसद के पास है। व्हाइट हाउस ने कहा ट्रंप ने अमेरिका के हित में कार्रवाई की। कानून के मुताबिक राष्ट्रपति 7 दिन तक सैन्य कार्रवाई कर सकते हैं। इसके बाद युद्ध खत्म करना होता है या फिर कांग्रेस से अनुमति लेनी पड़ती है। फिर सेना वापसी के लिए 30 दिन का अतिरिक्त समय दिया जाता है। तो क्या अगले 30 दिन के अंदर हम देखेंगे कि अमेरिकी सेना वापस आ रहे हैं मिडिल ईस्ट से? इन सब के बीच असली परीक्षा ट्रंप के पास नवंबर 2026 में होने वाली है, जब मिड टर्म इलेक्शंस होंगे। ये ट्रंप के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। इतिहास गवाह है कि जो भी पार्टी व्हाइट हाउस में होती है, मिड टर्म में उसे नुकसान होता है। और उधर ट्रंप की टैरिफ नीति से बढ़ती महंगाई, किराने का सामान, गाड़ियां, घर, इलेक्ट्रॉनिक्स अमेरिका में सब महंगे हो रहे हैं। मार अमेरिकी मिडिल क्लास पर पड़ रही है और जब जेब पर चोट लगती है तो हमला सरकार पर होता है। अगर मिड टर्म इलेक्शन में डेमोक्रेट्स 2026 में हाउस जीत गए तो ट्रंप के बाकी 2 साल सिर्फ कठपुतली के रह जाएंगे। हर बिल अटकेगा, जांच कमेटियां बनेंगी और फिर महाभियोग की चर्चा शुरू होगी। यानी ट्रंप एक पपेट की तरह होंगे, पावरलेस प्रेसिडेंट। अभी अमेरिकी राष्ट्रपति खुद को मजबूत देश के राष्ट्रपति मानते हैं, लेकिन यह भी साफ है कि अमेरिका के पास वो साख नहीं है। ट्रंप के पास अब उनकी पार्टी के लोग भी नहीं हैं। पार्टी के अंदर बगावत है, दरारें हैं। 4 सीनेटर्स ने विद्रोह कर दिया है। इसके अलावा ट्रंप का इलॉन मस्क से दूरी, मिड टर्म चुनाव का खतरा, ईरान नीति की उलझन, बढ़ती महंगाई, सड़क पर लाखों लोगों का गुस्सा, और सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बना रहे हैं जिसको पार करके मिड टर्म इलेक्शन जीत पाना लोहे के चने चबाने जैसा होगा ट्रंप के लिए। साल 2026 ट्रंप के लिए बहुत मुश्किल साबित होने वाला है। इतिहास गवाह है कि सबसे ताकतवर नेता भी तब गिरते हैं जब अपने पलटते हैं। रावण भी तभी हारा था जब विभीषण ने
पाला बदल लिया था। इसलिए ट्रंप को सबसे बड़ा खतरा अब उनके दुश्मनों से नहीं बल्कि अपनी वफादार टीम से। जाहिर सी बात है कि अमेरिका को हर तरफ नुकसान हो रहा है। ट्रंप से सवाल पूछे जा रहे हैं क्योंकि अमेरिका सहित पूरी दुनिया यह बात मानती है कि जो प्रॉब्लम आज की तारीख में है उसके जनक, उसके रचयिता, उसके आविष्कारकर्ता सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप हैं, एक व्यक्ति हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप क्या अपने मोर्चे पर भी ढह जाएंगे? इस खबर पर हमारी नजर रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, रूस के राष्ट्रपति पुतिन चीन के दौरे पर हैं। पुतिन शी जिनपिंग की मुलाकात हुई है। पूरी दुनिया की नजर बीजिंग पर थी, पुतिन पर थी, शी जिनपिंग पर थी। और दोनों नेताओं की मुलाकात में एक बात साफ आ गया है कि ईरान के साथ लड़ाई में ईरान, रूस अकेले नहीं है। पुतिन का मैसेज क्लियर है कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाना चाहिए जिसमें अमेरिका की दादागिरी को काउंटर किया जाए। और इस चुनौती के 3 स्तंभ हैं: रूस, चीन और ईरान। और चीन तो वर्ल्ड लीडर्स का इन दिनों एपिसेंटर बना हुआ है। एक का दौरा खत्म नहीं होता, दूसरे का शुरू हो जाता है। मैक्रो से लेकर ट्रंप से लेकर पुतिन से लेकर हर व्यक्ति चीन पहुंच रहा है। और जब पुतिन चीन पहुंचे तो यह महज शिष्टाचार भेंट नहीं थी, इसमें कई अहम समझौते हुए। लेकिन जिस समझौते पर मेरी सबसे ज्यादा नजर है वो है रूस और चीन के बीच ऊर्जा साझेदारी। रूस ने चीन को यह भरोसा दिलाया है कि वो चीन में कभी भी तेल गैस की कमी नहीं होने देगा, बेशक इसके लिए यूरोप का सप्लाई ही कम क्यों ना करना पड़े। पुतिन इसके लिए भी तैयार है क्योंकि रूस पहले से ही चीन को भारी छूट पर तेल और गैस बेचता आया है। यूरोपीय प्रतिबंधों के बाद से यह रिश्ता और ज्यादा गहरा हो गया है और अब नई पाइपलाइन परियोजना और दीर्घकालिक आपूर्ति अनुबंध पर सहमति बनी है। दोनों देशों के बीच सैन्य तकनीक साझाकरण पर भी बातचीत हुई है। चीन रूस को माइक्रोचिप्स, ड्रोन तकनीक और इलेक्ट्रॉनिक्स दे रहा है जो पश्चिमी प्रतिबंधों की वजह से रूस को नहीं मिल रहे थे। बदले में रूस चीन को अपनी उन्नत मिसाइल, पनडुब्बी तकनीक देने में सहायता कर रहा है। इसके अलावा इन दोनों का मिलना डॉलर के लिए अच्छी खबर नहीं है क्योंकि दोनों नेताओं में डॉलर की विदाई, ब्रिक्स करेंसी का उदय और युआन व्यापार में, यानी कि युआन करेंसी जो चाइना करेंसी है उस पर व्यापार करने में रणनीति बनाई गई है। पुतिन चीन के दौरे पर और इस दौरान शी जिनपिंग ने साफ कहा कि दुनिया जंगल राज की ओर बढ़ रही है और इस लड़ाई को रोकना बहुत जरूरी है। यह लड़ाई जो कि पूरी दुनिया का नुकसान कर रही है। और यह लाइन, यह बयान किसी और के लिए नहीं बल्कि सीधा सीधा ट्रंप के लिए एक मैसेज था। जिनपिंग अमेरिका की नीतियों को जंगल राज कह रहे थे। तस्वीर आप देखिए, दोनों नेता किस गर्मजोशी के साथ मिले और दोनों नेताओं ने मिलकर अमेरिका को क्लियर मैसेज दे दिया है कि अमेरिका अगर ईरान के तेल को रोकने की कोशिश करेगा तो रूस चीन को भरपूर तेल मुहैया कराएगा। बीजिंग से लौटने के डोनाल्ड ट्रंप के महज 7 दिन भी नहीं हुए कि जिनपिंग ने अपने बयान से संदेश दे दिया कि वो और रूस मिलकर एक नया वर्ल्ड ऑर्डर पर काम कर रहे हैं जहां दुनिया के फैसले अमेरिका अकेले नहीं करेगा। उधर चीन ने ट्रंप की अपेक्षा के मुताबिक पुतिन को ज्यादा तवज्जो दी। खबर है कि पुतिन को चीन ने असाधारण सम्मान दिया है। एक लंबा 1-on-1 बातचीत का सीजन,
राजकीय भोज और ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस। यानी एक ओर चीन ने पुतिन को इज्जत दी तो दूसरी ओर ट्रंप को बेइज्जत करने में चीन ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। जाहिर सी बात है, चीन को पुतिन की जरूरत है और चीन उसी जरूरत के आधार पर पुतिन को रेस्पेक्ट दे रहा है। आज की तारीख में चीन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है और उस पर पुतिन का भरोसा क्या दिया गया है? चीन के लिए आज की तारीख में सबसे बड़ा चैलेंज है कि चीन के इंडस्ट्री को चलाने के लिए बड़े पैमाने पर तेल चाहिए। चीन के पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व है आने वाले कुछ महीनों के लिए, लेकिन वो रिजर्व धीरे धीरे खत्म होने लगे। ऐसे में पुतिन ने भरोसा दिया कि आपको रशिया तेल की कमी नहीं होने देगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि पुतिन ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला है जिससे अमेरिका के 80 दिन का संघर्ष मिडिल ईस्ट में और बिलियंस ऑफ बिलियन डॉलर्स का खर्च सब मिट्टी में मिल गया। सब कुछ एक झटके में पुतिन के एक बयान से स्वाहा हो गया। एक ब्रह्मास्त्र से सब समेट दिया पुतिन ने, क्योंकि अभी तक चीन रूस से कम लेकिन ईरान से मैक्सिमम ऑयल लेता था, लगभग 80% ऑयल अपनी जरूरत का। और जब से गल्फ ऑफ ओमान में अमेरिका ने नेवल ब्लॉकेट किया हुआ है, तब से चीन को तेल नहीं मिल पा रहा है। और यही वजह थी कि अमेरिका ने ईरान पर हमला किया कि ऑयल सप्लाई कट ऑफ करो चाइना का। तब चाइना गिड़गिड़ाता हुआ अमेरिका के पास जाएगा कि माई बाप मदद कीजिए, हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर धराशायी हो रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और अब पुतिन ये कह रहे हैं कि चीन को तेल की कमी नहीं होने दी जाएगी। मतलब आप समझ लीजिए कि अमेरिका के नेवल ब्लॉकेट का भी कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि जितना ऑयल चाहिए होगा रूस चीन को देगा और चीन किसी अमेरिकी प्रेशर में नहीं है कि वो रूस से तेल नहीं खरीद सकता है। आज चीन प्रेशर बना रहा है अमेरिका पर, दूसरे देशों पर। चीन इस प्रतिरोध की ताकत को अपने साथ रखना चाहता है। खासकर जब ताइवान का मुद्दा उठता है तो ताइवान भी एक बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलिए अब आपको बताते हैं कि पुतिन को ज्यादा तवज्जो चीन ने कैसे दी। चीन में ट्रंप के मुकाबले पुतिन को ज्यादा तवज्जो दी गई। बीजिंग ने पुतिन का भव्य स्वागत किया, पुतिन को चीन का करीबी रणनीतिक साझेदार बताया। शी जिनपिंग ने पुतिन के साथ तेल के मामले को लेकर, एनर्जी के मामले को लेकर बैठक की। चीनी मीडिया ने पुतिन के दौरे को बहुत महत्व दिया और डोनाल्ड ट्रंप के साथ रिश्तों में तनाव बना हुआ है। ट्रेड वॉर को लेकर चीन और ट्रंप आमने सामने हैं। ताइवान और टैरिफ जैसे मुद्दों पर भी विवाद बढ़ा हुआ है। चीन का रवैया ट्रंप के प्रति ज्यादा सख्त नजर आ रहा है। कूटनीतिक तौर पर भी चीन ने पुतिन को ज्यादा गर्मजोशी दिखाई। खबर है कि शी जिनपिंग की पुतिन के साथ काफी देर तक बातचीत हुई है और इसमें ईरान के ज्यादातर मुद्दों पर बातचीत हुई है। ऑयल सप्लाई के मुद्दे पर बातचीत हुई है, होर्मुज को लेकर बातचीत हुई है। पुतिन ने जिनपिंग को समझाया कि हमें हर हाल में ईरान के साथ रहना है और ईरान को मजबूत करना है। खबर है कि चीन और रूस चाहते हैं कि दुनिया भर से अमेरिकी दादागिरी को कम किया जाए, ईरान के मुद्दे पर अमेरिका को फंसा कर रखा जाए। उधर पुतिन ने कहा है कि जो हम रेल कॉरिडोर शुरू कर रहे हैं उसके जरिए रूसी और ईरानी तेल चीन को मिलता रहेगा। बदले में चीन को ईरान को तकनीक और आर्थिक तौर पर सपोर्ट करना होगा। ट्रंप बीजिंग गए तो शी जिनपिंग अमेरिका की ओर ज्यादा झुकते दिखे। इस बीच पुतिन ने चीन का दौरा किया ताकि चीन को समझा सके कि ईरान को सपोर्ट जारी रखना बहुत जरूरी है। उधर ट्रंप की ईरान रणनीति 3 स्तंभों पर खड़ी है: धार्मिक, आर्थिक दबाव, सैन्य धमकी और राजनयिक अलगाव। और रूस, चीन, ईरान की तिकड़ी इन तीनों स्तंभों को एक एक करके कमजोर कर रही है। कहते हैं अमेरिकी प्रतिबंध तभी काम करते हैं जब पूरी दुनिया उन्हें माने। लेकिन चीन ने युआन में ईरान से भी तेल खरीदा और रूस से भी तेल खरीदने की तैयारी कर रहा है। और उधर चीन ईरान को तकनीक दे रहा है, खुफिया इनपुट्स दे रहा है,
सैटेलाइट डेटा दे रहा है, लोकेशंस दे रहा है, हथियार भी दे रहा है, और ट्रंप ईरान पर हमले की धमकी दे रहे हैं। लेकिन वो जानते हैं अगर हमला हुआ तो रूस और चीन ईरान का साथ देंगे। दोनों सीधे जंग में नहीं आएंगे, लेकिन ईरान को इतना हथियार दे देंगे और इतने खुफिया इनपुट्स दे देंगे कि अमेरिका का फिर से मार खाना तय है। ट्रंप की रणनीति यह थी कि ईरान को अलग थलग काट दो, ब्लॉकेट लगा के, होर्मुज बंद करके, गल्फ ऑफ ओमान बंद करके। लेकिन रूस चीन के साथ ईरान और ज्यादा फौलाद होकर निकला। एससीओ में ईरान सदस्य है और ब्रिक्स में भी है। यह बहुपक्षीय मंच ईरान को राजनयिक कवर दे रहा है। रूस के तकनीक के कारण अमेरिकी प्लेन भी गिर रहे हैं। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप के लिए किसी सदमे से कम नहीं। अब आपको बताते हैं कि किस तरह से ईरान ने अब तक इस लड़ाई में धूल चटाई है अमेरिकी सैनिकों को। 4 तो F-15E स्ट्राइक ईगल फाइटर जेट मारे, एक F-35 लाइटनिंग फाइटर जेट जो कि स्टेल्थ फाइटर जेट है, अत्याधुनिक 5th जनरेशन का, 5.5 जनरेशन का, एक A-10 थंडरबोल्ट 2 पर हमला किया, यह भी जेट है, 7 KC-135 स्ट्रैटो टैंकर रिफ्यूलिंग प्लेन मार गिराए, एक E-3 सेंट्री अवॉक्स प्लेन है, यह सबसे महंगा है, इसकी कीमत बिलियंस ऑफ डॉलर्स में। 2 MC-130J कमांडो स्पेशल ऑपरेशन प्लेन मार गिराया, एक HH-60W जॉली ग्रीन 2 हेलीकॉप्टर मार गिराया और 24 की संख्या में MQ-9 रीपर ड्रोन मार गिराया। ये वो फाइटर जेट्स हैं जिसके दम पर अमेरिका अपनी ताकत पर घमंड करता था, पूरी दुनिया में अपनी दादागिरी चलाता था। लेकिन ईरान ने अमेरिका को वो सबक सिखाया कि अमेरिका की दादागिरी ईरान में मिट्टी में मिल गई और चीन अपनी इकोनॉमी को मजबूत कर रहा है। और मिडिल ईस्ट को अगर ओवरऑल आप देखें और एशिया को अगर आप ओवरऑल देखें तो यहां पर जो बड़े देश हैं, इनका कॉमन दुश्मन नजर आता है अमेरिका। इसलिए अब ये तिकड़ी साथ काम कर रही है और अब तो ब्रिक्स समिट भी होने जा रहा है सितंबर में इंडिया में। वहां पर एक और तिकड़ी नजर आएगी जिसको देखकर पिछली बार डोनाल्ड ट्रंप सदमे में चले गए थे और ट्रुथ सोशल पे लिखा था कि हमने एक अजीज दोस्त खो दिया है। वो तिकड़ी थी शी जिनपिंग, पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन की। और जब ये तीन नेता साथ आते हैं तो अमेरिका का दिल भी धक धक करता है, अमेरिका घबराता है, अमेरिका को लगता है कि उसके डॉलर को चुनौती दी जा रही है। लेकिन अब प्लानिंग यह है कि ब्रिक्स कंट्री मिलकर कैसे अमेरिका को मात दें। एक तरफ क्यूबा है जो अमेरिका को धमका रहा है, ग्रीनलैंड, कनाडा, मैक्सिको भी अमेरिका के खिलाफ है और वो इस ग्रुप के साथ आना चाहते हैं। नेटो देश भी अमेरिका के खिलाफ हो रहे हैं। यूरोपीय यूनियन तो भारत से मदर्स ऑल डील कर चुकी है। यानी एक लड़ाई और एक नेता पूरे अमेरिका पर भारी पड़ रहे हैं। इतना नुकसान जितना ट्रंप ने कभी सोचा भी नहीं होगा। और शायद यही वजह है कि ट्रंप चाहते हैं कि ईरान समझौता कर ले और वो जंग में खुद को विनर दिखाकर यहां से निकल जाए। लेकिन ईरान ये नहीं चाहता है। ईरान चाहता है कि अमेरिका इस इलाके में मौजूद रहे और डोनाल्ड ट्रंप की साख गिरती रहे। और ईरान, रूस और चीन तीनों ये भी चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर ट्रंप को अमेरिकी राष्ट्रपति पद से ना हटाया जाए, वो अपना कार्यकाल पूरा करें। यानी कुल मिलाकर कहा जाए पुतिन के बीजिंग दौरे को लेकर तो पुतिन ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक चल दिया है जिससे अमेरिका की सारी प्लानिंग वॉश आउट हो गई है। अमेरिका की रणनीति खत्म हो चुकी है। अमेरिका की डिप्लोमेसी, अमेरिका की ताकत सब धरे के धरे रह गए और पुतिन का मास्टर स्ट्रोक इस वक्त पेंटागन में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है। वर्ल्ड नाउ में फिलहाल इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक,
ब्रेक पे जाने से पहले आपको बता दें, इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अपने स्मार्ट टीवी पर लाइव और लगातार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।